ये वाला चैप्टर जो स्टार्ट किया है, अंशों के बारे में मैंने बताया, कंपनी क्या होती है और कंपनी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में मैंने बताया। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, धनराशि की व्यवस्था करने के लिए। कंपनी पूंजी की या धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है। और अंश क्या होता है? ये पूंजी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम अंश कहते हैं, शेयर। और जब इन सभी टुकड़ों को, शेयर्स को मिला करके एक कर दिया जाता है तो उससे जो पूंजी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, यानी कि अंश पूंजी। ठीक है। अच्छा, ये जो शेयर होते हैं, अंश होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में मैंने बता दिया था। इनके दो प्रकार मैंने बताए थे, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जिसको हम समता या साधारण अंश भी कहते हैं, और दूसरा मैंने बताया प्रेफरेंस शेयर जिसको हम पूर्वाधिकार या अधिमान अंश कहते हैं। ठीक है। दोनों ही अंश हैं, उससे कंपनी की पूंजी का निर्माण होता है, कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है। और अंश खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें हम शेयर होल्डर यानी कि अंशधारी कहते हैं। जिन्होंने कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाते हैं, और जिन्होंने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे वो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। क्योंकि दोनों ही अंशधारी है, वो कंपनी की पूंजी में योगदान दे रहे हैं। और व्यापार में पूंजी लगाने वाला जो व्यक्ति होता है, व्यापार का मालिक या स्वामी होता है, इसलिए ये दोनों ही अंशधारी, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, कंपनी के मालिक या स्वामी माने जाते हैं। लेकिन वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर होल्डर कहे जाते हैं। उसका कारण है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स में कुछ अंतर है, जिनकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। मैंने बताया था कि सबसे पहले तो देखो, प्रेफरेंस शेयर पर एक पहले कुछ परसेंटेज लिखी रहती है। जैसे मान लो कि इसमें लिखा हुआ है 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है कि इन पूर्वाधिकार अंशों पर 8% की दर से लाभ का भुगतान किया जाएगा। कंपनी को वर्ष के अंत में जब लाभ होता है तो कंपनी क्या करती है, उस लाभ की राशि को इन अंशधारियों में वितरित करती है। लाभ की राशि अंशधारियों में वितरित करती है, उसे हम कहते हैं डिविडेंड यानी कि लाभांश। तो इनको निश्चित दर से लाभांश का भुगतान किया जाता है। और कितना भुगतान किया जाएगा पहले से निश्चित होता है। जैसे इसमें दे रखा 8%, तो कंपनी को लाभ चाहे कितना भी हो, कंपनी इन अंशधारियों को 8% की दर से भुगतान करेगी। अगर इसमें 10% लिखा हुआ है तो 10% की दर से भुगतान करेगी। यानी कि किस दर से लाभांश का भुगतान किया जाना है, ये दर पहले से निश्चित होती है, जबकि इक्विटी शेयर्स पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। तो एक मुख्य अंतर तो ये हो गया, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। क्योंकि व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका लाभ कभी भी निश्चित नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स पर लाभ निश्चित होता है। ठीक है। दूसरा, कंपनी को लाभ जब होता है तो सबसे पहले भुगतान प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करती है। इक्विटी शेयर होल्डर को इनको भुगतान करने के बाद में किया जाता है। और कंपनी का जब समापन होता है, कंपनी बंद होती है, तो कंपनी क्या करती है, इनकी जो कैपिटल है, पूंजी है, इनको वापस करती है, रिफंड करती है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भुगतान करती है, भुगतान करने के बाद में फिर इक्विटी शेयर होल्डर को भुगतान करती है। तो ये इनमें मुख्य अंतर है। वो केवल इक्विटी शेयर होल्डर को होता है वोटिंग का अधिकार। तो कंपनी के जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसके लिए मतदान किया जाता है, तो मतदान का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं होता है। ये एक ऐसा अंतर है जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक स्वामी बन जाते हैं। तो ये अंतर मैंने पहले बता दिए थे, और शॉर्ट में मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया है। तो आपकी बुक में इनके अंतर दे रखे हैं, वो अंतर आप इनको पढ़ लेना। ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है, इश्यू यानी कि निर्गमन, अंश क्यों जारी करती है, धनराशि की व्यवस्था करने के लिए। लेकिन अंशों के निर्गमन के दो उद्देश्य हो सकते हैं। दो उद्देश्य कौन कौन से? एक तो मुख्य उद्देश्य है पूंजी की व्यवस्था करना, कि कंपनी अपनी धनराशि या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन करती है। ये थोड़े थोड़े अंश खरीदने पर ऐसे क्या है, कंपनी के पास में करोड़ों रुपए की पूंजी है, वो एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से धनराशि की व्यवस्था हो जाती है। एक मुख्य उद्देश्य तो ये अंशों के निर्गमन का। दूसरा उद्देश्य है प्रतिफल के आधार पर निर्गमन,
कई बार कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, लेकिन धनराशि जुटाने के लिए या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिफल में भुगतान करने के लिए। कैसे कि जैसे कंपनी ने कोई स्थायी संपत्ति खरीदी, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, और उस स्थायी संपत्ति के विक्रेता को कंपनी नकद भुगतान न करके बदले में शेयर जारी कर देती है, तो इसको हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, उसमें कंपनी को धनराशि प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार अंशों के निर्गमन के दो मुख्य उद्देश्य हो गए, एक तो है धनराशि या पूंजी की व्यवस्था करना, और दूसरा है प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन, जिसमें एक मुख्य उद्देश्य यही होता है कि धनराशि या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अंशों का निर्गमन किया जाता है, लेकिन कभी कभी प्रतिफल में भुगतान करने के लिए भी अंशों का निर्गमन किया जाता है। वो अंश दोनों हो सकते हैं या एक हो सकता है, कोई भी अंश हो सकते हैं कि जिसमें कंपनी स्थायी संपत्ति के विक्रेता को नकद भुगतान न करके बदले में अंश जारी कर देती है। तो ये आपके कहलाता है प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। ये मैंने आपको निर्गमन के उद्देश्य बताए। अब देखो, कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो मैंने बताया था कि अंश का जो मूल्य होता है वो कम से कम रखा जाता है। जैसे अंश का मूल्य 10 रुपये है, 20 रुपये है, 50 रुपये है या 100 रुपये है। इस प्रकार अंश का जो मूल्य है वो कम से कम रखा जाता है। कम से कम मूल्य रखने का उद्देश्य यही होता है ताकि हर कोई व्यक्ति कंपनी के शेयर को खरीद सके। तो इस प्रकार क्या है, आसानी से कंपनी के अंशों का विक्रय हो जाता है। अगर अंश का मूल्य है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपये अगर रखा जाता है, तो कोई भी आम व्यक्ति या साधारण व्यक्ति कंपनी के अंशों को खरीद नहीं सकता है। मूल्य अगर कम रखा जाता है तो एक आम व्यक्ति, साधारण आय वाला जो व्यक्ति है, वो भी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। तो इस प्रकार कंपनी के अंशों की बिक्री आसानी से हो जाती है और इस प्रकार कंपनी के लिए धनराशि जुटाना आसान हो जाता है। इसलिए कंपनी अंशों का मूल्य कम से कम रखती है ताकि हर कोई व्यक्ति कंपनी के अंशों में अपने धन का विनियोग कर सके। तो इस प्रकार कंपनी अपनी पूंजी की व्यवस्था करती है। तो मैंने बताया था अंश का मूल्य कम रखा जाता है। तो अब देखो, ये अंश जो निर्गमित किए जाते हैं, ये इनके निर्गमन जो है 2 तरीके से किया जाता है। अंशों का निर्गमन, मैंने बताया कि अंश का जो मूल्य होता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये रखा जाता है। कम से कम मूल्य रखा जाता है ताकि साधारण व्यक्ति भी कंपनी के अंशों को क्रय कर सके। जितने मूल्य का अंश होता है वो कहलाता है अंश का अंकित मूल्य, यानी कि फेस वैल्यू। जैसे अंश का मूल्य 100 रुपये है, तो ये इसका अंकित मूल्य फेस वैल्यू कहलाती है, यानी कि इसका अंकित मूल्य, लिखा हुआ जो मूल्य है। अब अंश का जो अंकित मूल्य फेस वैल्यू है, कंपनी चाहे तो इस अंश को ज्यादा मूल्य पर भी जारी कर सकती है, कम मूल्य पर भी कर सकती है और उतने मूल्य पर भी कर सकती है। तो वैसे क्या है, कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 से पहले कंपनी अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से कर सकती थी: सममूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर निर्गमन और बट्टे पर निर्गमन। लेकिन 2013 में कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया और अब कंपनी अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है। यानी कि जितने मूल्य का अंश होता है, जैसे अंश का मूल्य कितना है 100 रुपये, अगर 100 रुपये का अंश कंपनी 100 रुपये में ही जनता में जारी करती है तो उसे हम कहते हैं सममूल्य पर निर्गमन, इश्यू एंड पार। जितने मूल्य का अंश होता है, यदि अंश उतने ही मूल्य पर जनता में जारी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सममूल्य पर निर्गमन, इश्यू एंड पार। ठीक है, यदि अंश 100 रुपये वाला अंश 120 रुपये में जनता में जारी किया जा रहा है, यानी कि 20 रुपये जो ज्यादा लिया जा रहा है वो कहलाता है प्रीमियम, और प्रीमियम का पूरा नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिभूति प्रव्याजी। यानी कि 100 रुपये का अंश जनता में 120 रुपये में जारी किया जा रहा है, ज्यादा मूल्य पर अंश जारी किया जाता है तो वह कहलाता है प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन, इश्यू एट प्रीमियम। तो 20 रुपये जो ज्यादा लिया जा रहा है वो कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रव्याजी। ठीक है, लेकिन मैंने अभी बताया था कि
कंपनी संशोधन अधिनियम 2013 से पहले कंपनी कम मूल्य पर भी अंशों को जारी कर सकती थी। अगर 100 रुपए का अंश 80 रुपए में या 90 रुपए में जारी करती है तो उसे हम कहते हैं बट्टे पर निर्गमन। अब कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, यानी कि वर्तमान में कंपनी अंशों का निर्गमन दो प्रकार से कर सकती है, या तो सममूल्य पर, यानी कि जितने मूल्य का अंश है उतने ही मूल्य पर, 100 रुपए का अंश 100 रुपए में जारी कर रही है तो वो सम मूल्य पर निर्गमन इश्यू उत्पाद कहलाता है। लेकिन 100 रुपए का अंश ज्यादा मूल्य पर 110, 120 या 130 रुपए में किया जाता है तो वो कहलाता है प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू एट प्रीमियम। ठीक है, ये अंशों के निर्गमन का हो गया। दूसरा, अभी मैंने बताया था अंशों का निर्गमन क्यों किया जाता है। उद्देश्य मैंने दो बताए थे। पहला उद्देश्य धनराशि या पूंजी की व्यवस्था करने के लिए, और दूसरा प्रतिफल में भुगतान करने के लिए। अगर कोई स्थायी संपत्ति क्रय कर ली गई है तो कंपनी बदले में नकद भुगतान न करके उनको अंश जारी कर देती है, और बदले में कंपनी अंश जारी करती है तो उससे कंपनी के पास में पैसा नहीं आता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिफल के आधार पर अंशों का निर्गमन। तो ये तो मैंने आपको बताया अंशों का निर्गमन। अब कंपनी जनता में अंश जारी कैसे करती है, उसकी क्या प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी जनता में अंशों का निर्गमन कैसे करती है, जनता में अंशों का विक्रय कैसे करती है। अभी मैंने बताया था कि कंपनी अंशों का निर्गमन क्यों करती है, धनराशि जुटाने के लिए। लेकिन कंपनी अंशों का निर्गमन यानी कि अंशों का विक्रय जनता में करती है तो उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। कंपनी सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस जो होता है, जिसको हम क्रय विवरण कहते हैं, उसका निर्गमन करती है। प्रोस्पेक्टस एक बुकलेट होती है जिस बुकलेट में कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होती है, पूरी जानकारी होती है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की कुल पूंजी कितनी है, कितने अंशों में बटी हुई है, अंश का मूल्य कितना है, कंपनी पहले से चल रही है तो कंपनी ने पिछले वर्षों में कितना लाभ कमाया, पिछले वर्ष कंपनी ने अंशधारियों को यानी कि शेयर होल्डर को कितने लाभांश का भुगतान किया, कंपनी लाभांश का जो भुगतान है अंशधारियों को वो किस प्रकार से करेगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें हैं वो क्रय विवरण में होती है। तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदने का इच्छुक है वो सबसे पहले कंपनी के क्रय विवरण को पढ़ करके कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करेगा कि कंपनी क्या है और कंपनी के अंशों के खरीदने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कौन से अंश या कितनी मात्रा में अंश उसके द्वारा खरीदे जा सकते हैं और किस प्रकार से खरीदे जाएंगे। तो क्रय विवरण में कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होती है। तो क्रय विवरण में प्रोस्पेक्टस से यानी कि एक तरह से कंपनी का विज्ञापन है जिसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। इसके बाद में कंपनी जब अंशों का विक्रय करना चाहती है तो कंपनी आवेदन फार्म है वो जारी करती है, एप्लीकेशन फार्म। एप्लीकेशन फार्म जब कंपनी जारी करती है का आवेदन के लिए कंपनी के द्वारा आवेदन फार्म जारी किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदने का इच्छुक है वो आवेदन फार्म भर करके जमा कराएगा, और आवेदन फार्म भर करके जब जमा कराता है तो उसी के साथ में जितने अंशों के लिए आवेदन किया जा रहा है उन अंशों का पैसा भी आवेदन फार्म के साथ में ही जमा कराया जाता है। अच्छा, आवेदन फार्म के साथ में कितना पैसा जमा कराया जाएगा ये कंपनी के द्वारा निश्चित किया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है कि कम से कम कितना पैसा है अंश के मूल्य का वो आवेदन फार्म के साथ में जमा कराना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अंश का मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। अब कंपनी ने निश्चित कर दिया कि अंश का जो मूल्य 100 रुपये है उसमें कम से कम 20 रुपये तो कंपनी एप्लीकेशन फार्म के साथ में ही प्राप्त करेगी। तो कंपनी ने निश्चित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अंश खरीदने का इच्छुक है जब आवेदन फार्म भर करके जमा कराएगा तो प्रति अंश के हिसाब से उसको कम से कम 20 रुपये तो जमा कराने ही पड़ेंगे। वैसे अगर वो पूरा पैसा जमा कराना चाहता है तो करवा सकता है, लेकिन ये न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी गई कि आवेदन फार्म के साथ में प्रति अंश के हिसाब से इतना पैसा कंपनी के पास में जमा कराना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति 100 अंश खरीदना चाहता है तो 100 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से उसको पेमेंट करना पड़ेगा। 200 अंश खरीदना चाहता है तो 200 अंशों पर 20 रुपये के हिसाब से उसको भुगतान करना पड़ेगा कम से कम। हाँ, यदि वो चाहे तो जितने अंश खरीद रहा है उतने अंशों पर पूरे 100 रुपये के हिसाब से चाहे तो पूरा भुगतान कर सकता है, लेकिन कम से कम राशि निश्चित कर दी गई है
तो इतना पैसा तो कंपनी को जमा कराना ही पड़ेगा। ये कहलाती है आवेदन राशि। इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा जमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि, आवेदन राशि। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, यानी कि आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा जमा कराया जाता है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ठीक है, जैसे कंपनी ने 20 रुपये निश्चित कर दिया तो 100 रुपये में से 20 रुपये तो कंपनी ने फार्म के साथ ही मांग लिए। खाली फार्म कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, ये जो कंपनी निश्चित कर दिया ये पैसा जमा कराना ही पड़ेगा, अन्यथा कंपनी आवेदन फार्म को निरस्त कर देगी, रद्द कर देगी। ठीक है, तो अब देखो 100 रुपये में से 20 रुपये तो कंपनी ने आवेदन फार्म के साथ ही प्राप्त कर लिए। ठीक है, जो व्यक्ति जितने अंश खरीदना चाहता है उतने अंशों पर जो कंपनी 20 रुपये निश्चित करती है उतना पैसा उसको भुगतान करना पड़ेगा। अब कंपनी के पास में जब आवेदन फार्म आ जाते हैं तो कंपनी फिर क्या करती है? उनके आवेदन फार्म पर विचार करती है कि किसके आवेदन को स्वीकार करे और किसके आवेदन को अस्वीकार करे। जब कंपनी उन अंशों के आवेदन को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो कंपनी क्या करती है? उनकी स्वीकृति का एक प्रमाण पत्र बना करके देती है, जिसको हम कहते हैं अंशों का आवंटन। इसका मतलब है कि कंपनी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है और कंपनी उस व्यक्ति को, आवेदनकर्ता को अंश अलॉट कर रही है, तो एक प्रमाण पत्र बना करके देती है जिसे अंश प्रमाण पत्र कहते हैं, जिसे आवंटन पत्र भी कहते हैं। ठीक है, आवंटन पत्र जब कंपनी बना करके देती है इसका मतलब है कंपनी ने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया है। आवेदन को स्वीकार कर लिया है तो कंपनी उसको आवंटन पत्र देती है, और जब आवंटन पत्र देती है उसी समय पर कंपनी उससे कुछ पैसा और मांगती है। हालांकि इसमें टाइम दिया जाता है, जैसे एप्लीकेशन का है, उसमें डेट थी, उसके 15 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, इतना इसमें टाइम दिया जाता है ताकि व्यक्ति है आसानी से पेमेंट कर सके। आवेदन फार्म के साथ में कंपनी को पैसा प्राप्त हो गया और कंपनी ने आवेदन को स्वीकार कर लिया है, तो कंपनी उनको आवंटन पत्र बना करके देती है और उस समय पर कंपनी उस अंशधारियों से कुछ पैसा और मांगती है। जब और पैसा मांगती है आवंटन के समय पर, तो उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी यानी कि आवंटन राशि, इसको बंटन राशि भी बोलते हैं। यानी कि कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करने के साथ ही कंपनी उनसे कुछ पैसा अलॉटमेंट के नाम से प्राप्त कर रही है, जिसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। तो एप्लीकेशन मनी तो कंपनी ने कब प्राप्त कर ली? अंशों के आवेदन फार्म के साथ ही। और जब कंपनी उनको अंशों का आवंटन कर रही है, सर्टिफिकेट बना करके दे रही है, स्वीकृति दे रही है, उस समय पर कंपनी उससे जो पैसा मांग रही है उसे हम क्या कहते हैं? अलॉटमेंट मनी। अब कंपनी कितना पैसा मांग रही है वो कंपनी निश्चित करती है। जैसे कंपनी ने कहा कि आपको 30 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर जमा कराने हैं। ठीक है, तो जैसे ये एप्लीकेशन मनी तो कितने हो गए? 20 रुपये। 30 रुपये जो है वो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर मांग लिए। अंश का मूल्य टोटल कितना था? 100 रुपये। 100 रुपये में से 20 रुपये एप्लीकेशन आवेदन फार्म के साथ में प्राप्त कर लिए, 30 रुपये अलॉटमेंट पर प्राप्त कर लिए, टोटल कितने हो गए? 50। यानी कि 100 में से कंपनी 50 रुपये मांग चुकी है या ले चुकी है। अब बाकी राशि है वो कितनी बची? 50 रुपये। ठीक है, अब बाकी राशि जो बची है उसकी कंपनी बाद में मांग करती है। कंपनी बाकी राशि की जब मांग करती है तो उसे हम कहते हैं कॉल मनी। बाकी राशि की मांग करती है उसे हम कहते हैं कॉल मनी, यानी कि मांग राशि। ठीक है, अब ये बाकी जो 50 रुपये है, इस 50 रुपये को कंपनी चाहे तो एक बार में मांग सकती है, कंपनी चाहे तो इसको भी 2 बार में मांग सकती है। जैसे कंपनी ने बाकी राशि बची है उसके भी कंपनी ने 2 टुकड़े कर दिए कि आप पहली बार कंपनी ने 25 रुपये मांग लिए, पहली बार 25 रुपये मांग लिए तो ये क्या कहलाएगी? फर्स्ट कॉल मनी, प्रथम मांग राशि। फिर बाकी 25 रुपये जो बचे हैं उसकी कंपनी दोबारा मांग करेगी, उसको हम कहेंगे सेकंड कॉल मनी। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी टुकड़ों में पैसा मांगती है। तो कंपनी ने 20 रुपये तो कंपनी ने आवेदन फार्म के साथ ही प्राप्त कर लिया। इसके बाद में कंपनी ने जब उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया
आवंटन करती है, अंशों का अलॉट करती है, उस समय पर कंपनी धनराशि की मांग करती है, उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, यानी कि आवंटन राशि। ठीक है, जैसे इसमें 20 और 30 50 में मांग ली, बाकी जो पैसा बचा है उसकी कंपनी जब मांग करती है तो उसे हम कहते हैं कॉल मनी, यानी कि मांग राशि। अगर पहली बार में मांग करती है उसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल मनी, दूसरी बार में मांग करती है उसे हम कहते हैं सेकंड कॉल मनी। अगर कंपनी ने ये पूरे 50 रुपये एक ही बार में मांग लिया है, उसके बाद में और कॉल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, क्योंकि उसके बाद में और कोई कॉल नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इस प्रकार से कंपनी टुकड़ों में पैसा मांगती है। कंपनी एक साथ एक मुश्त पैसा बहुत कम मांगती है। कंपनी चाहे तो एक मुश्त पैसा भी मांग सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो जिसमें कंपनी अंश का जितना मूल्य है, अंश का मूल्य 100 रुपये, कंपनी ने 100 रुपये के हिसाब से पूरा पैसा ही एक साथ मांग लिया है, तो वो कहलाती है एक मुश्त राशि, लमसम। लेकिन कंपनी टुकड़ों में अगर प्राप्त करती है तो कंपनी इस प्रकार से मांग करती है। आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा मांगा जाता है उसे हम एप्लीकेशन मनी कहते हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर, स्वीकृति के टाइम पर जो पैसा मांगा जाता है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी। बाकी राशि की जब मांग करती है उसे हम कहते हैं कॉल मनी। अगर 2 टुकड़ों में पैसा मांगा है तो पहली बार जो पैसा मांगा गया वो फर्स्ट कॉल मनी, और दूसरी बार जो पैसा मांगा जाता है उसे हम कहते हैं सेकंड कॉल मनी। ये है अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया। इस प्रकार से कंपनी अंशों का निर्गमन करती है और धनराशि अंशधारियों से प्राप्त करती है।